दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताने वाला हूँ जिसने दुनिया के सबसे बड़े संस्थान जैसे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। जिसके घर में ही 3 प्राइम मिनिस्टर रहे और वो खुद पीएम के गोद में खेलकर बड़ा हुआ है। इतने बड़े फैमिली में जन्म लेने के बाद भी वो अक्सर कभी नाई के साथ बैठकर बात करता दिखता है। नाई तो छोड़ो, कभी वो मोची कुली के साथ बैठकर उनकी समस्याओं पर बात करता दिखता है। तो अभी तक आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी। Parliament has disqualified opposition politician Rahul Gandhi as MP. Opposition leader Rahul Gandhi took 2 years in prison. कहते हैं जो कठिन समय होता है वो एकजुट करने के लिए बड़ा सही समय होता है। उनको सच बोलने से रोका जाए। He's now got a notice to vacate his MP Bangla. मैं जब 14 साल का था, टीचर ने मुझे बुलाया और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा, प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। मेरे पैर कांपे। मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। पुलवामा दोस्तों, तो समय था 19 जून 1970 जब दिल्ली में राहुल गांधी का जन्म देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के घर में होता है। वही राहुल गांधी जो जन्म लेने के बाद से ही परिवार वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा होकर ये प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन राहुल गांधी के लिए और उनकी फैमिली के लिए ये एक्सपेक्टेशन रियलिटी नहीं बन पाई। उन्होंने वो बड़े होते होते ही 2 बड़े ऐसे इंसिडेंट देख लिए थे जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। वो महज 14 वर्ष की उम्र में ही पहला असैसिनेशन अपनी दादी का देखा और 21 वर्ष की उम्र में दूसरा असैसिनेशन अपने फादर राजीव गांधी का देखा था। जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई तब राहुल गांधी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। राजीव गांधी की मृत्यु की खबर सुनने के बाद ही राहुल गांधी अमेरिका से इंडिया वापस लौट जाते हैं। इंदिरा गांधी को जब खुद उनके बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने मारा तब राहुल गांधी महज 14 वर्ष के थे। वो उस समय दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे थे, पर आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें देहरादून के डून स्कूल में भेज दिया गया था। पर सिक्योरिटी रीजन के कारण राहुल गांधी को वापस घर बुला लिया जाता है और सिक्योरिटी रीजन के कारण ही राहुल गांधी अपने स्कूल की पढ़ाई घर में ही रहकर करते हैं। पर इन सब से गुजरकर आगे बढ़कर जब वो 19 साल के होते हैं तो 19 साल की उम्र में उन्हें कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भेज दिया जाता है। पर सिक्योरिटी रीजन के कारण ही ठीक 1 साल के बाद यानी 1990 में उन्हें इंडिया से बाहर अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रॉलिंस कॉलेज में भेज दिया गया। यहाँ पर मेरे रिसर्च में एक ये बात सामने आई कि राहुल गांधी जब अमेरिका में रह रहे थे तो उनका नाम राहुल गांधी था ही नहीं। वो अपना नाम रॉल विंसी के तौर पर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और ये बात केवल भारत सरकार को और फ्लोरिडा की पुलिस को ही पता थी। अमेरिका जाने के बाद राहुल गांधी के साथ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। पर ये सारी चीज़ें उनके लिए तब बदल जाती हैं जब अगले ही साल यानी 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे और जब उनके साथ ये हादसा हुआ तब गांधी परिवार के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा सदमा लगा। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार पॉलिटिक्स से लंबे समय तक दूर रहती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है पर समय आता है 1994 का, जब राहुल गांधी अमेरिका से बैचलर डिग्री पूरी करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए एमफिल की पढ़ाई के लिए वो लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी ने लंदन में ही एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में जॉब भी किया था।
लंदन में कुछ समय जॉब करने के बाद समय आता है 2002 का, जब वो यह निर्णय करते हैं कि वो भारत वापस जाएंगे और वो अपना एक स्टार्टअप करेंगे। राहुल गांधी की इंडिया में स्टार्टअप बहुत सक्सेस होती है, पर उन पर ये इल्जाम लगने लग जाता है क्योंकि वो गांधी परिवार से थे तो उनको बहुत आसानी से सारा प्रोजेक्ट मिलने लग जाता है। इसी वाद विवाद के बाद राहुल गांधी निर्णय लेते हैं कि वो पॉलिटिक्स में उतरेंगे और कांग्रेस की कमान संभालेंगे। और फिर समय आता है साल 2004 का, जब वो पहली बार पॉलिटिक्स में अपना कदम रखते हैं। इसी साल उन्हें पहली बार अमेठी से खड़ा किया जाता है और वह अपने पहले ही चुनाव में जीत जाते हैं। पर इस चुनाव के बाद भी वो मनमोहन सरकार से कोई भी मंत्री पद की मांग नहीं करते हैं। वो इस जीत के बाद भारत की राजनीति को समझने के लिए हर तबके के लोगों से मिलकर बात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, बहुत ही गहराई से भारत की राजनीति को समझने में जुट जाते हैं। राहुल गांधी की इसी डाउन टू अर्थ नेचर को देखते हुए महज 3 साल के बाद ही यानी 2007 में वो पहली बार कांग्रेस के महासचिव भी बन जाते हैं। राहुल गांधी को राजनीति में आते ही बहुत जल्दी सफलता मिलती जा रही थी। समय था वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव का, जब कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को युवराज की उपाधि मिलने लगी थी। मनमोहन सिंह के अगुवाई में जब यूपीए को लगातार दूसरी बार जीत मिली तो यह अनुमान लगाया जाने लग रहा था कि राहुल गांधी इस बार कोई मंत्रालय लेंगे, पर इस बार भी राहुल गांधी कोई पद लेने से दूर रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आता है और उन्होंने भी इस कहावत को बरकरार रखा था। अब आप लोग में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के लिए ये सारी चीजें इतनी आसान थी तो उन्हें परेशानी आई कहां से, कैसे उन्हें युवराज से पप्पू कहा जाने लगा। सही मायने में राहुल गांधी की बुरी दौर की शुरुआत हुई 2010 से, जब लगातार कांग्रेस की तरफ से घोटाले सामने आते चले गए। कॉमनवेल्थ से लेकर 2G स्पेक्ट्रम और भी कई छोटे मोटे घोटाले कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे थे। ऐसे बड़े बड़े घोटाले के बाद देश की जनता कांग्रेस से तो नाराज थी ही, लेकिन एक बार भी इस बीच राहुल गांधी जनता के बीच नहीं आते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। और यहीं से समझ लीजिए कि राहुल गांधी के लिए पॉलिटिक्स का एक बुरा दौर स्टार्ट हो जाता है। जहां लोग पहले उन्हें युवराज, शहजादा कहकर बुलाते थे, अब लोग उन्हें पप्पू कहकर बुलाने लग जाते हैं। राहुल गांधी के लिए पप्पू जैसे शब्द तब फेमस किए जाते हैं जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है, यानी मोदी की सरकार आती है। मोदी की सरकार आने के बाद ही बीजेपी की मार्केटिंग के लिए राहुल को निशाना बनाया गया और बेवकूफ़ दिखाने के लिए कोशिश की जाने लगी, और इसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी पर हजारों जोक्स, मीम बनने लग जाते हैं। उनके भाषण को बीच बीच से काटा जाता है और क्लिप को कट करके बहुत ज़्यादा शेयर कर दिया जाता है और सोशल मीडिया पर तब उन्हें लोग सही मायने में पप्पू कहकर बुलाने लग जाते हैं। देखिए, एक बात साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो आपको दिखाया जाएगा आप उसी को सच मानेंगे। इतने सारे क्लिप्स को कट करके जोक्स, मीम बनाकर उनकी छवि को इतना खराब कर दिया गया कि लोग ये सोचने लगे कि ये राहुल गांधी एक नाकामयाब लीडर है, वो बस अपनी फैमिली के बैकग्राउंड पर यहाँ तक आया है, उनमें कोई लीडरशिप वाली बात ही नहीं है। मोदी सरकार आने के बाद राहुल गांधी कहीं दिखे ही नहीं, और जब भी मीडिया पर उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता था तो एक नासमझ नेता के रूप में दिखाया जाता था। आलू डालकर सोना निकालने वाला एडिटेड बयान लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फैलाया गया। ये बयान मानो राहुल गांधी की छवि पूरी तरह ही खत्म ही कर डाला। आलू डालकर सोना निकालने वाला जो बयान था, इस पर मैं आपको ये बता दूं कि ये बयान राहुल गांधी का था ही नहीं, ये बयान मोदी जी का था। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, सच्चाई। पर बीजेपी की आईटी सेल और ये गोदी मीडिया ने इस बात को कभी क्लियर किया ही नहीं। इस पर मैं आपको 1 मिनट ये बता दूं कि दोस्तों, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप लेते हो, अपने अंदर आप ग्रास्प कर रहे हो, तो उसे एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आपके पास रहती है उसी से आपकी सोच भी डेवलप होती है। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को देखने से पहले, उसे समझने से पहले, उसे लेने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले आप उसे एक बार क्रॉस चेक करो। राहुल गांधी सारा चीज देख रहे थे, बीजेपी आईटी सेल उन्हें कैसे बदनाम कर रही है वो इस बात को देख रहे थे, पर सारी निगेटिव चीजों को वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहते हैं। और समय आता है 2017 का, जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बना देती है। इस कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद इस समय वो पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव करते हैं।
अशोक गहलोत को वो जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं। साल 2018 के बाद राहुल गांधी के एटीट्यूड में काफ़ी चेंजेस मिला। ये चेंजेस ये था कि पहले वो किसी भी अपोजिशन से कोई सवाल नहीं पूछा करते थे, पर 2018 के बाद वो डायरेक्ट मोदी जी से सवाल करने लगे। वो वर्ष 2018 ही था, आपको याद होगा कि हर डीपी में, फेसबुक के डीपी में, व्हाट्सएप के डीपी में लिखा रहता था कि मैं भी चौकीदार। ये वर्ष 2018 ही था जब मोदी जी ने कहा था कि वो देश के चौकीदार हैं और देश में कुछ गलत होता नहीं देखेंगे। तो इसी के रिप्लाई में राहुल गांधी ने मोदी जी को कहा था कि चौकीदार ही चोर है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी। पर अगले ही वर्ष 2019 लोकसभा का चुनाव होने वाला था। इस चुनाव के लिए राहुल गांधी काफ़ी रैलियां करते हैं, काफ़ी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए। पर होता है इसका बिल्कुल विपरीत है। मोदी सरकार फिर से जीतती है और कांग्रेस को इस बार बहुत करारी हार मिलती है। वो केवल 52 सीट ही जीत पाते हैं। इस हार का पूरा जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे देते हैं और इस लोकसभा चुनाव में खुद अमेठी से राहुल गांधी जो जीतते आए थे, वो स्मृति ईरानी से 55,000 वोट से हार भी जाते हैं। तो अभी तक आपने ये देखा कि राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल करियर में पप्पू बने हुए थे, पर अब ऐसा क्या हुआ होगा कि राहुल गांधी पप्पू से पावर रेंजर और पावरफुल लीडर बन जाते हैं। तो ये समय आया 2022 में। 2022 का समय कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। और वो वही समय था 2022 का, जब सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस स्टेट से भारत जोड़ो यात्रा क्रॉस हुई थी, 1-on-1 अगर कंपैरिजन देखा जाए मोदी जी और राहुल गांधी का, तो हर एक फेज में राहुल गांधी का सक्सेस रेट ज़्यादा है। खैर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये बात तो क्लियर हो गई है कि राहुल गांधी वो 2014 वाले राहुल गांधी हैं ही नहीं। उनके पॉलिटिकल बिहेवियर में, उनके पॉलिटिकल नॉलेज में, उनकी पॉलिटिकल समझ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। इसी का परिणाम है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन भी चुके हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का पद ग्रहण करने के बाद राहुल गांधी के सामने क्या क्या चुनौतियां होगी वो थोड़ा देखते हैं। जो मेरे समझ से उनके लिए जो सबसे पहली चुनौती होगी वो है पार्टी वर्कर को, पार्टी लीडर्स को जोड़ के रखना, उनके अलायंस को जोड़ के रखना। देखिए यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि अगर बीजेपी का साथ इस लोकसभा चुनाव में टीडीपी और जेडीयू ना दी होती तो बीजेपी का तो टाई फिस हो जाता। इसी तरह राहुल गांधी को ये समझना होगा कि उनके पार्टी में जो बात विवाद चलती रहती है, जैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच होती रहती है, सिर्फ इन्हीं का बात नहीं है। आप एमपी, छत्तीस, राजस्थान और गोवा में देखें तो वहाँ पे ये सब होते रहता है। तो राहुल गांधी को ये ध्यान देना होगा कि अगर वो सबसे पावरफुल लीडर है कांग्रेस के, तो उन सब लीडर को साथ लेकर चलना होगा। मेरा ये मानना है कि उनको भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी करना बहुत ज़रूरी होगा। राहुल गांधी के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी चैलेंजेस हो सकती है, वो दूसरा चैलेंज होगा जो ऐसा मुझे लगता है वो है उनकी प्रॉब्लम सेंट्रिक नेचर। वो प्रॉब्लम पर ज़्यादा बात करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। आप मोदी जी के खिलाफ काउंटर अटैक करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप जब प्रॉब्लम पे बात करें तो उसका सॉल्यूशन भी आपको स्टेप बाय स्टेप जनता को बताना होगा। जैसे आप ये कहते हैं कि अगर आपकी सरकार आएगी, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप किसानों को एमएसपी माफ कर देंगे, लेकिन आप कैसे करेंगे? जनता को इसका स्टेप बाय स्टेप आपको ब्यौरा देना होगा, उसको समझाना होगा। साथ ही आप ये कहते हैं कि हर जरूरतमंद को 8,500 या फिर 6,000 आप देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको सारा ब्यौरा बताना होगा, जनता को स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बतानी होगी। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। 72,000 रुपीज साल के आपके बैंक अकाउंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। खैर, राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद हम यही आशा करेंगे कि वो देश को उन्नति में ले जाएंगे और सही मुद्दों पर संसद में आवाज उठाएंगे, जैसे कृषि, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब चीज़ पर संसद में सही आवाज़ उठाएंगे। और साथ ही जो देश में हर एग्ज़ाम में पेपर लीक होते हैं उस पर भी आवाज़ उठाएंगे।
तो दोस्तों, राहुल गांधी पर ये वीडियो यहीं तक थी। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी आने वाले समय में पीएम बन पाएंगे? तो जो भी आपको लगता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।